हेलो एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है या आज का जो वीडियो है यानी कि हमारे क्रैश कोर्स का इट इज़ डे 4 एंड इट विल बी लाइक वेरी वेरी important because we are going to discuss the most important numericals or also the subjective questions which are asked from the topic bioprocess engineering and process biotechnology। यानी कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल बायोटेक में किस टाइप के स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स एज वेल एज शॉर्ट लाइनर्स क्वेश्चन कैसे टाइप के आए हैं वो हम देखने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। द एग्जैक्ट सिलेबस इज दिस वन, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स, बायोरिएक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो वी विल स्टार्ट दिस पार्ट बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो before starting the lecture, I will suggest to don't forget to subscribe the channel because you know that I post different videos as well as shorts related to research, life science examination preparation tips, important questions, flashcards, and a lot of more things related to life sciences. So do share it because it motivates me a lot. Because अगर आपको कोई भी वीडियो उस पर अगर आपका अच्छा कमेंट मिलता है या आपको अच्छी लगती है, आपकी उससे थोड़ी भी हेल्प होती है, सो इट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि मैं थोड़ा और रिसर्च करूँ। मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगता है कोई टॉपिक, क्या बच्चों को उसकी नीड है कि नहीं, तो इस तरह से मैं टॉपिक डिसाइड करती हूँ कि किस टॉपिक का वीडियो या किस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट्स मेरे चैनल पे जाना है। सो आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट टू डू शेयर द चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी विल सी दिस क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन पहले के भी सेशन में कराया, लाइक डे 1 to डे 3 के क्वेश्चन जो भी हमने लेक्चर लिया उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बैच कल्चर की तो बैच कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर, इससे हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। न सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे बट ऑल्सो यू विल सी दिस टाइप ऑफ वन लाइनर क्वेश्चन। सो लेट्स रीड इट आउट। In a batch culture, during which phase is the specific growth rate that is mu maximum? अब सबसे पहले तो if you have to solve this question, you should know about the batch culture. What is batch culture? Batch culture is a, so first of all, closed culture. It is a closed culture system. It means the growing microorganism or cells in a fixed volume of liquid medium where all the nutrients and initial components are added only at the beginning and nothing is added or removed in between or during the fermentation process। यानी closed culture है, जो भी nutrient हम supply कर रहे हैं in the form of what? Medium, fermentation media, we will only provide it at the beginning, in between नहीं देंगे, लास्ट में नहीं देंगे, इन बिटवीन कोई प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। फर्मेंटेशन स्टार्ट हुआ, फर्मेंटेशन एंड होगा, देन वी विल हार्वेस्ट द प्रोडक्ट। सो ये होता है बैच कल्चर। क्लोज्ड इसीलिए बोला जाता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल कंटिन्यूस कि हम इन बिटवीन प्रोडक्ट भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, सैचुरेट हो रहा है न्यूट्रिएंट तो न्यूट्रिएंट भी रीसप्लाई कर रहे हैं, नो। सो दिस इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज क्लोज्ड कल्चर। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी पता चला कि इसे क्लोज्ड भी बोला जाता है। कंटिन्यूस क्या होता है? इट इज़ ओपन कल्चर। सो क्वेश्चन में पूछा है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दैट इज़ म्यू। म्यू मैक्सिमम कब होगा? लैग फेज में। लैग फेज में तो हो ही नहीं सकता बिकॉज लैग फेज में क्या होता है? सबसे पहले सेल्स अडेप्ट होती हैं। सो वेन एवर यू विल go at some new place, you will take time to adapt, to know about the place, to know about certain things that where are the डे टू डे लाइफ यूटिलिटी आइटम्स आर अवेलेबल, लाइक शॉप्स कहाँ हैं, घर कहाँ है, पार्क कहाँ है, स्कूल कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, लाइक वाइज। सो बैक्टीरिया भी क्या करता है? उसे फ्रेश मीडियम में इनोक्यूलेट किया गया है। सो what might be the new environmental factors? pH will be different, nutrients will be different. In the nutrient, carbon sources may be differ, nitrogen sources may be differ, some growth factors may be available, minerals will be there and temperature will be there and a lot of more thing. सो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, अडेप्ट होने के लिए सम टाइम इज़ रिक्वायर्ड। सो दैट इज़ लैग फेज। लैग फेज में कभी भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जब एक बार अडेप्ट हो जाता है बैक्टीरिया उस नए एनवायरनमेंट में, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली, द सेल नंबर विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, दैट इज़ नोन एज द लॉग फेज। So always the maximum or the specific growth rate is
only achieved at a exponential or also the log phase. So mu is equals to dx by dt into 1 upon x. तो ये ही फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का. इट इज़ हायर और मैक्सिमम एट द लॉग फेज and nothing else. In lag phase, cells will adapt. In stationary, nutrient depletion occur. टॉक्सिन एक्यूमुलेशन स्लोज ग्रोथ, जो कि पता है डेथ में सेल्स डिक्लाइन होने लगती है. हमने पढ़ा था सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, यानी पहले अडेप्ट होता है, फिर एकदम लॉगरिथमिक स्केल, फिर स्टेशनरी होता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है. सो इस क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें हमें पता चली. सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया का 4 फेजेस होते हैं, और बैच कल्चर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कब ज़्यादा होगा. सो ये सारी चीज़ें हमें पता चली फर्स्ट क्वेश्चन से. नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन इज़ वेरी ईजी येट ट्रिकी वन. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, which of the following is the most suitable method to sterilize heat labile solution, example antibiotics and vitamins. So heat labile means they are sensitive to temperature, or you can say that they are temperature sensitive. It means higher temperature will degrade the performance or the structure, biochemical structure of that particular whatever be the solution. So options are autoclaving, dry heat sterilization, membrane filtration and radiation. So autoclaving is done at 121 degrees Celsius. It is very very high temperature. So if the heat labile solution is subjected to 121 degrees Celsius, so how it will be like, it will be decomposed, it will be degraded. So autoclaving will not be the answer, so you can eliminate it out. Dry heat sterilization. So in dry heat sterilization also you use high temperature like 160 to 170 degrees Celsius. So this is also not an option. In the difference between autoclaving and dry heat is, it is steam based. स्टीम से स्टरलाइजेशन होता है 121 डिग्री सेल्सियस पे एट हाई प्रेशर. ड्राई हीट में क्या होता है, स्टीम बेस्ड नहीं होता है. एक ऑप्शन बचा रेडिएशन. सो रेडिएशन इज फॉर डिफरेंट प्लास्टिक एंड डिस्पोजेबल आइटम. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन. द आंसर वुड बी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. इट मीन्स राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, सी है. क्यों सी है, बिकॉज हीट लेबाइल टेम्परेचर सेंसिटिव जो होते हैं, इट विल बी डिग्रेडेड एट हाई टेम्परेचर. सो फिल्ट्रेशन यूजिंग 0.2 माइक्रॉन और 0.45 माइक्रॉन पोर साइज मेम्ब्रेन इज यूज्ड. ऑटोक्लेविंग डिग्रेड कर देगा, हीट डिग्रेड कर देगा, एंड रेडिएशन इज फॉर प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स. सो एंटीबायोटिक और वाइटामिन को क्या करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this one. Which of the following is a non-mechanically agitated bioreactor? Non-mechanically agitated bioreactor कौन सा है, stirred tank bioreactor. So अगर आपको STR के बारे में पता होगा, so stirred tank bioreactor तो जाना ही जाता है due to the presence of a physical apparatus known as agitators, or they are equipped with the impellers. impellers लगे होते हैं उसमें, आपने देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. इम्पेलर्स लगे होते हैं जो कि रोटेट होता है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, एजिटेशन के लिए. तो ये इम्पेलर्स लगे होते हैं STR में. सो STR तो ऑप्शन हो नहीं सकता. अब ऑप्शन क्या बचता है, बबल कॉलम रिएक्टर एंड एयरलिफ्ट रिएक्टर विद एक्सटर्नल लूप, और एक ऑप्शन है D, बोथ B एंड C. सो द आंसर विल बी B भी सही है, यानी बी में भी होता है, बी में प्रेजेंट नहीं होता है नॉन मैकेनिकल एजिटेटिंग के लिए कोई भी डिवाइस, एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एयरलिफ्ट रिएक्टर विथ एक्सटर्नल लूप. यानी कि हमारा आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर वुड बी डी, बोथ बी एंड सी. अब हमारे पास जो STR होता है दैट इज़ मैकेनिकल एजिटेशन विथ एम्पलर्स होता है, इसलिए ये आंसर नहीं था. बबल कॉलम और एयरलिफ्ट रिएक्टर जो है दे अचीव मिक्सिंग. अब यहाँ पे कोई फिजिकल डिवाइस तो है नहीं, ये क्या है, ये एक हमारे पास बबल कॉलम रिएक्टर है, और यू कैन से बबल कॉलम रिएक्टर या एयरलिफ्ट रिएक्टर में किसी भी तरह का आपको यहाँ पे इम्पेलर नहीं दिख रहा है. सो मिक्सिंग कैसे होती है, एयर, स्पार्ज्ड एयर और गैस, यहाँ से गैस जा रहा है प्रेशर में, तो उसके थ्रू स्टरिंग की जाती है, कोई भी मैकेनिकल स्टिरर नहीं होगा. दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन. यू हैव टू मेक अ नोट्स, मेक अ बुलेट पॉइंट इन योर नोट्स that bubble column reactor and airlift reactor,
do not involve any kind of mechanical sorry any mechanical stirrer. Instead they used sparged air, यानी एक तरह से इनलेट होता है जहाँ से गैस दिया जाता है एंड उसके थ्रू प्रॉपर मिक्सिंग होता है. सो दीज आर सिंपलर, लेस shear स्ट्रेस, इंड्यूसिंग एनर्जी एफिशिएंट. ये shear स्ट्रेस को कम करता है. इट मीन्स ये जनरली कब यूज़ किया जाता है, इफ़ सम सेल्स आर देयर जो कि कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, डेलिकेट होते हैं, जो कि अगर ये इम्पेलर्स क्या है, फिजिकल डिवाइस है, दे में अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे इम्पेलर्स लगे होते हैं इस टाइप के, तो ये क्या करेंगे, बहुत मैकेनिकल फोर्स देंगे, उस वजह से सेल जो हैं वो रप्चर भी हो सकते हैं. सो these type of reactors like bubble column, airlift are used for those cells or tissues which are very very like sensitive, delicate, उनके लिए यूज़ होता है. सो राइट आंसर क्या होगा इसका, आंसर डी, बोथ बी एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम भी मैंने इंक्लूड किया है. दिस इज एक्सटर्नल लूप एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर एंड ये क्या था, ये बबल कॉलम रिएक्टर था. और यहाँ पे देखने को मिल रहा है गैस इनपुट दे के पूरा मिक्सिंग करते हैं. एन एक्सटर्नल लूप बायोरिएक्टर इज अ टाइप ऑफ बायोरिएक्टर विद अ सिंपल डिज़ाइन वेयर अ राइजर कॉलम एंड अ सेपरेट डाउन कमर लूप आर कनेक्टेड. यू कैन सी ये ऊपर जा रहा है एंड यहाँ से दिस इज डाउन कमर, यानी राइजर एक कॉलम होता है जो अप एरो दिख रहा है, दिस इज राइजर, यहाँ से गैस को इनपुट दिया जाता है एंड यहाँ से ये डाउन कमर. सो यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है एक लूप के थ्रू. गैस इज इंजेक्टेड इनटू द राइजर मेकिंग द एरेटेड लिक्विड लेस डेंस देन लिक्विड इन द डाउन कमर. सो ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, टू फेज सर्कुलेशन होता है गैसेज एंड लिक्विड का. देयरफॉर एफिशिएंट मिक्सिंग, हीट एंड मास ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर एजिटेशन और प्रॉपर मिक्सिंग. तो ये आपको अपने नोट्स में प्रॉपर मेंशन करना है. और ये एक्सटर्नल लूप क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ लोकेटेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर स्केल अप ऑफ एरोबिक बायोप्रोसेसेस इज. अगर हम लोग एरोबिक बायोप्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, यानी किससे रिलेटेड बात होगी यहाँ पे, एरोबिक बायोप्रोसेसेस में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी. एंड एरोबिक प्रोसेसेस इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड दैट विल यूज द लिविंग सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक यहाँ अरे यार, एरोबिक यहाँ बोल दिया है, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी लिविंग सेल को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट, इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट और वॉट एवर बी दी रिक्वायरमेंट. सो लिविंग सेल्स को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट किया जाएगा. तो ये क्लियर है. तो जब भी हम एरोबिक प्रोसेसेस में काम करते हैं, सो इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हमें इंश्योर करनी होगी कि वो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है. सो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लाइक बायोरेमेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. ये सारे क्या हैं जहाँ पे हमें एयर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. अब जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपको समझ आया है तो आप आंसर बता सकते हैं क्या होगा. कांस्टेंट इम्पेलर टिप स्पीड, यानी जो इम्पेलर्स क्या होते हैं जो मैंने बताया था, मैकेनिकल डिवाइस फॉर मिक्सिंग. कांस्टेंट ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, कांस्टेंट मिक्सिंग टाइम, कांस्टेंट रेनॉल्ड्स नंबर. सो अभी आपको पता चल गया होगा कि अभी मैंने बात की ऑक्सीजन की, तो अगर हम एरोबिक बायोप्रोसेसेस में काम कर रहे हैं, सो वी विल नीड कांस्टेंट ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, जिसे हम बोलते हैं KLa. सो KLa की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. KLa क्या होता है, अब इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था और मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस में भी बताया था कि KLa क्या होता है. सो अगर हम बात करें KLa, सो इट इज़ व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन मास ट्रांसफ़र पर कोफिशिएंट. इट इज़ अ पैरामीटर इन एरोबिक प्रोसेसेस, यानी ये क्या क्वांटिफाई करता है, ये किसका पार्ट होगा, एरोबिक बायोप्रोसेस का पार्ट होगा. ये क्या क्वांटिफाई करेगा, ये क्वांटिफाई करेगा कि कितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द गैस फेज टू द लिक्विड फेज.
यानी ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। हमारे फर्मेंटेशन मीडियम में क्या क्या रहता है, लिक्विड है। तो गैस जा रहा है किसमें, लिक्विड में। इट मीन्स this KLA will quantify that how efficiently oxygen is transferred from the gas phase in the form of air bubbles to the liquid phase. This is the KLA. So it combines what, mass transfer coefficient KLA, sorry KL, which reflects the कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी जल्दी डिफ्यूज हो रहा है थ्रू द लिक्विड फिल्म एट द गैस लिक्विड इंटरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी KLA। तो A क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो गैस है वो पर यूनिट एरिया में कितना जल्दी डिफ्यूज हो रहा है थ्रू द लिक्विड फिल्म। सो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो KL क्या बताएगा, KL इज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। KL हो गया मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड उसके अलावा A क्या है, इंटरफेशियल एरिया है। ठीक है, तो KLA हो जाता है। तो KLA साथ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट by multiplying KL into A. So it will provide what, the overall efficiency of oxygen transfer। सिर्फ ये याद रखो सिंपल सा कि ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ दिस O2 गैस टू द लिक्विड फेज ये बताता है। तो एरोबिक बायोप्रोसेस में हमेशा याद रखोगे KLA। KLA is important. Now next question. So this is a matching kind of question. Matching है ये, अब आपको मैच करना है इसमें। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज, मैचिंग क्वेश्चन जितने भी मैं लेके आती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ माई ओनली मोटिव इज टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ ऑप्शन कि 2 नंबर के मैचिंग क्वेश्चन में, अगर CSIR में भी क्वेश्चन आता है तो कि C सेक्शन में आएगा 4 नंबर का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मैचिंग में ही आए। आपको सिंगल फिल्ट्रेशन भी पूछ सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी पूछ सकता है, क्रोमेटोग्राफी भी पूछ सकता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पूछ सकता है। तो ये सभी चीज़ें ही तो आ सकती हैं इंडिविजुअल फॉर्म में भी। तो आप MCQ से डाइवर्सिटी लेके आते हैं अपने प्रिपरेशन में। आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू डोंट मिस द मैचिंग क्वेश्चन, बिकॉज उस मैचिंग क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सॉल्व करने के लिए बहुत सारे। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। सो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, पहला फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज, उसका ऑप्शन दिया है, यानी उससे कनेक्टेड पॉइंट दिया है, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर चार्ज। क्या फिल्ट्रेशन में जो सेपरेशन होता है, इज इट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर चार्ज? अ बिग नो। इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज़ बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेसिस पे होता है फिल्ट्रेशन में, फिक्स होता है, पोर साइज होता है। सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन चार्ज। सो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब पूरा ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर निकालने के बजाय क्या करना है, यहीं पे आता है थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट टिप क्या है यहाँ पे, आप अच्छे बच्चे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट गलत हो गया तो कौन से ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है, ये कट गया, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं है तो ये एक आंसर हो सकता है, और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें भी फर्स्ट दिया है। डी में दिया है ऑल 1 to 4, तो ये भी कनेक्ट हो गया। सी, एक ऑप्शन पढ़ के आपने आंसर निकाल दिया। बी, कितना इजी है आंसर निकालना। मैं हमेशा अपने जितने भी टिप्स वाले वीडियो, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस, चाहे वो कोई भी लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन हो, वेदर इट इज़ अ CSIR का पेपर, DBT का पेपर, और वेदर गेट का पेपर, सम क्वेश्चंस आर वेरी वेरी ईजी इवन इफ़ यू आर नॉट लाइक, अगर आपको वो टॉपिक नहीं भी, इवन इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक, वॉट एवर बी दी टॉपिक फ्रॉम वॉट एवर बी दी यूनिट, but still you can answer if you are like you are familiar with any of the option mentioned in the question। अगर आप वो familiar option निकाल लेते हो, so थोड़ा सा common sense का use करो, तो you will be able to answer it properly।
अगर आपने पता कर लिया कि फिल्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो श्योर शॉट, आपको पता क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछता है या करेक्ट पूछता है। क्वेश्चन में यहाँ हमें पूछा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। फर्स्ट आपने पढ़ा फिल्ट्रेशन वाला ऑप्शन या सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ा कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो पूरा ऑप्शन पढ़ोगे जितने में, उतने में और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुरंत उसके बेसिस पे पढ़ो ही मत, और ऑप्शन यहाँ तो इजीली पता चल गया। अब एक बार देख लो 2 3 4। 2 क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, वेरी गुड, करेक्ट। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी, एफिनिटी, करेक्ट। साइज के बेसिस पे भी होता है, दैट इज नोन एज जेल बेस्ड और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। चार्ज के बेसिस पे होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस पे होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, HIC जिसे कहते हैं। एफिनिटी भी होता है, इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ या मॉलिक्यूल्स एडेड होती हैं। तो ये तो श्योर शॉर्ट सही है। फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, दैट इज साइज बाई मास, चार्ज बाई मास का रेशियो। सो ये भी सही है, 2 3 4 सही है, ओनली 2 3 4, आगे बढ़ो। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, क्योंकि इसका करेक्ट होने का एक्यूरेसी जो है इट विल बी लाइक वेरी वेरी हाई। सो ऑलवेज ट्राई टू involve smart tip while preparing for any mock test or while appearing in any of the main examination. It is not only your preparation, that how well you have prepared, it is all about how you are attempting a question paper. I have always given an example of an average student and a brilliant one. Only difference is that brilliant student will no doubt cover all the topics, all the units, and a lot of revision session was done by this brilliant student. But if you compare the strategy of this average student as compared to the brilliant one, he or she will be very very strategic, like only I will read one statement and I will find the answer. अगर और ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आप सारे ही क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करो, नो, it is only applicable in the very beginning I said for some questions are easy, this is not for every question. and also जैसे लास्ट में मैंने क्रॉस चेक किया कि 2 3 4 जो है क्या क्या मेंशन है, तो 2 3 4 सही है, मतलब मैंने ऑप्शन सही की। तो आपको ये चीज़ भी करनी है, यहाँ पे आपने ऑप्शन एलिमिनेशन करने से क्या होता है, क्वेश्चन के गलत होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है यू आर डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। so you have to always like prepare for yourself to utilize all the smart tips, all the strategic things which you are familiar with, involve all those things, incorporate all those things while appearing for any examination, because this will boost your score, this will save your time, and if you are saving your time you will get some more time to solve some more question. so ultimate aim ये होना चाहिए कि you need to save the time. now next question. so next question is a PYQ, ये गेट 2016 का पेपर है और उसका ही क्वेश्चन है। इट इज़ रिलेटेड टू बायोमास कंसंट्रेशन एट अ स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज कल्चर्ड इन अ कीमोस्टैट एट अ डाइल्यूशन रेट ऑफ इतना। डाइल्यूशन रेट डी दिया है 0.5 पर आवर, और कितना दिया है ये रिपीट हो गया है, डोंट रीड इट। फीड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज, ये फीड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज 10 ग्राम पर लीटर। assume yield, y is yield 0.4 gram biomass per gram substrate. so mu max is what, mu max is 0.7 per hour and ks कितना दिया है 0.3 gram per liter and maintenance is negligible. so biomass concentration at steady state will be, यहाँ पे मैंने बताया था कि कीमोस्टैट क्या होता है, कीमोस्टैट एट स्टेडी स्टेट। अगेन ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, पहले के सेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने कि कीमोस्टैट में क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू डी होता है। कीमोस्टैट सबसे पहले तो जान लो क्या होता है। कीमोस्टैट इज अ बायोरिएक्टर वेयर अ कंटिन्यूअस कल्चर प्रोसेस मेंटेन्स अ स्टेडी स्टेट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ by adding fresh growth medium and simultaneously removing an equal volume of spent culture.
कीमोस्टैट क्या है? एक कंटिन्यूअस कल्चर ऑपरेट करने वाला एक डिवाइस है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप फ्रेश मीडियम डालते हो, उसमें फ्रेश मीडियम आप इसमें डाल रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर डूइंग व्हाट, यू आर रिमूविंग द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द स्पेंट कल्चर। सो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम होगा, जितना निकाल रहे हो उतना, जैसे 1 लीटर निकाल रहे हो तो 1 लीटर फ्रेश मीडियम भी दे रहे हो, यानी 1 लीटर प्लस हो रहा है तो 1 लीटर माइनस भी हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ एट अ वेरी बैलेंस स्टेट। कंटिन्यूअस कल्चर इसी को बोलते हैं। स्टीडी स्टेट है, तो कीमोस्टैट जब भी स्टीडी स्टेट में होगा तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है वो डाइल्यूशन रेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे डाइल्यूशन रेट दिया है 0.5 पर आवर, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, 0.5 पर आवर। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर मेरे आपने 1 to 3 की क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। कीमोस्टैट जब भी स्टेडी स्टेट में होगा तो म्यू इज इक्वल्स टू डी होगा, तो ये मत सोचना कि वैल्यू तो दिया नहीं है म्यू का। नाउ हमें पता है मोनोड इक्वेशन। मोनोड इक्वेशन क्या बताता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस अपॉन के एस प्लस एस। ठीक है, अब हमें एस के लिए सॉल्व करना है, एस हमें नहीं दिया है। सो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 0.5 म्यू हमने यहाँ से निकाल दिया, स्टेडी स्टेट था, तो म्यू मैक्स हमें दिया है, कितना दिया है म्यू मैक्स, 0.7 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एस हमें नहीं दिया है, के एस हमें दिया है 0.3। हमने सारी जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में मेंशन दी, वी हैव पुट इट इन द फॉर्मूला, देन वी विल कैलकुलेट दी एस। एस को हम कैलकुलेट करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, हमें ये आंसर मिलेगा 0.75 ग्राम पर लीटर। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ x। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, y इंटू एस एफ। एस एफ क्या था, फीड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन माइनस एस, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ से क्या मिला हमें, हमें यहाँ पे x बाई एस तो दिया ही है, 0.4 रखा। एस एफ यहाँ पे क्वेश्चन में 10 दिया है, 10 रखा, एंड एस तो हमने यहाँ से निकाल लिया मोनोड इक्वेशन से, तो 0.75 रख दिया। उसके बाद हमें ऑप्शन आंसर क्या मिलेगा, 0.4, 10 माइनस 0.75, 9.25 इंटू करेंगे, हमें मिलेगा 3.7 ग्राम पर लीटर। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी नहीं बोलेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किए हैं तो ये हो सकता है कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे। सो सी, सबसे पहला टिप याद रखो, कीमोस्टैट कंडीशन होगी तो कीमोस्टैट में क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू डी होगा, यानी डाइल्यूशन रेट होगा, तो वहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला है मोनोड मॉडल का, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस, एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू एंजाइम काइनेटिक्स का फॉर्मूला। सो यहाँ से हमने एस निकाल लिया, एस हमारा निकल गया, देन वी हैव दिस फॉर्मूला, और उसके थ्रू हमने आंसर निकाला। तो हो सकता है ये क्वेश्चन किस में आ जाए, मल्टीपल बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आ जाए, नेट टाइप में, जिसमें आपको ऑप्शन ना दे, आपको आंसर खुद लिखना हो। सो यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर लाइक दिस वे, 3.70 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको आंसर देना होता है। अगर वो राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता 3.79 तो आप इसको 3.8 लिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है छोटे छोटे, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कहने का मतलब ये थोड़ा सा सॉल्विंग वाला है, इजी नहीं है, वन लाइनर नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही नंबर दिया जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा थियोरेटिकल भी क्या पूछा है, ये भी क्या है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ PYQ। In an airlift bioreactor, mixing of culture medium is achieved by how? Mechanical impellers, gas sparging, peristaltic pumps, rotating pumps। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन कराया इसी से मिलता जुलता, सो डोंट वरी, आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा मैं करवाऊंगी, उसकी आपको फिक्र नहीं लेनी है। जैसा मैंने क्वेश्चन कराया, मैंने इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बनाया था कि कौन सा ऐसा बायोरिएक्टर है जिसमें कि किसी भी तरह का मैकेनिकल डिवाइस नहीं है फॉर स्पार्जिंग।
मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मतलब एक डिवाइस फिटेड हो, एक फिजिकल अपरेटस अवेलेबल हो मिक्सिंग के लिए। तो हमें पता है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर में क्या होता है, गैस के थ्रू, हाई प्रेशर गैस देते हैं, उसके थ्रू मिक्सिंग होता है, लूप वाले आते हैं, एक्सटर्नल लूप, इंटरनल लूप। सो इट इज़ थ्रू द गैस स्पार्जिंग। सो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है कि जब भी हमारा एयरलिफ्ट रिएक्टर की बात हो तो उसमें किसी भी तरह का मैकेनिकल इम्पेलर्स नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन कई बार फॉर्म में आता है, बार बार लैंग्वेज चेंज करके। सो यू शुड नो द आंसर कि कैसे चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। सो एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर्स आर न्यूमेटिकली एजिटेटेड। न्यूमेटिकली मीन्स थ्रू एयर, स्पार्ज्ड एयर से किया जाता है। इसमें कोई भी इम्पेलर्स या एजिटेटर्स नहीं होते हैं। सो राइट आंसर इज गैस स्पार्जिंग। ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अगेन एक PYQ है। ड्यूरिंग स्केल अप एरोबिक फर्मेंटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू मेंटेन सिमिलर परफॉर्मेंसेस। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने कराया। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब आज का सेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो देखिए पहले मैंने क्या आपको करवाया, पहले मैंने आपको न्यू क्वेश्चंस करवाए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं मीन्स PYQs। अब आपको टफ लगा? बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको न्यू क्वेश्चंस कराए, लेकिन वो न्यू क्वेश्चंस भी रैंडम नहीं थे, दे ऑल वर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। यानी PYQs आर इम्पॉर्टेंट सोर्स एंड एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे पता चलता है किस टॉपिक से कितने डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे। So I always insist all of my students to don't roam here and there. Firstly, solve the PYQs. So you don't need to worry about it. I am there for you. I will let you solve all the questions. So ये question किससे related है? क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग स्केल अप ऑफ एरोबिक फर्मेंटेशन। एरोबिक फर्मेंटेशन को अगर स्केल करना है तो क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं। रेनॉल्ड्स नंबर नहीं, मिक्सिंग टाइम नो, पावर नंबर नो, आँख बंद करके टिक करो, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। सो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। सो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। So you need to write it down in your notebook, and then you also need to include this crisp points in your revision notebook or whatever be the notebook you follow. Oxygen transfer is usually the limiting factor in aerobic bioprocesses, hence KLa is kept constant. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, मैच द सेपरेशन process with its basis of separation. So the question is gel filtration chromatography, ion exchange chromatography, affinity chromatography. So यहाँ पे देखते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या होगा। मैंने बताया इसे SEC भी कहते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सो द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन साइज, यानी मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है साइज के बेसिस पे इंटरेक्शन होता है। जो जितना साइज छोटा होगा, टाइनी होगा, वो क्या होगा, वो हमारे मैट्रिक्स में एम्बेड हो जाएगा और उसका इंटरेक्शन होगा तो वो स्लो मूव करेगा। और जो बड़ा होगा वो तो इसमें एम्बेड नहीं हो पाएगा, तो वो इजीली निकल जाएगा। यानी लार्जर कम्स फर्स्ट, बड़ा वाला सबसे पहले आएगा, फिर मीडियम आएगा, और जो टाइनी होगा वो सबसे लास्ट आएगा। तो जेल फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन साइज। अब फर्स्ट का बी किस में दिया है, फर्स्ट का बी इसमें दिया है और इसमें दिया है। ए को फटाक से देखो ही मत, काट दो, सी को काट दो। अब देखना है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो किससे मैच होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेसिस पे होता है, कैटायनिक एक्सचेंजेस होते हैं, एनायनिक एक्सचेंजेस होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो सेपरेशन करते हैं। सो आयन एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन चार्ज। 2 का ये किस में है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, ये भी कट गया। 2 ऑप्शन पढ़ के आपने ऑप्शन निकाल लिया बी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंटरेक्शन। सो द राइट आंसर विल बी बी। बी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस निकालने आने चाहिए। कैसे, आपको ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, बट अगर आप इतना कुछ पढ़ते हैं, इतने एग्ज़ाम्स आप अपीयर होते हैं,
प्रिपरेशन के टाइम पे आप इतने सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, सो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। सो आपने सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जिस क्वेश्चन से आप फेमिलियर हैं, जो आपने पढ़ा है, मतलब जो आपके पार्ट से आया है, आपके पार्ट से कहने का मतलब आपके सिलेबस से नहीं, जो पार्ट आपने बहुत बखूबी प्रिपेयर किया है, अगर वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इट्स अ वेरी वेरी गुड पार्ट, उसे सॉल्व कीजिए। सेकेंड टाइम में उन क्वेश्चंस को देखिए जिनको आपने सोच के रखा था, या उनका क्वेश्चन नंबर अपने आंसर शीट में लिख के रखा था, रफ शीट में, कि इसका मैं ट्राई करूँगा या करूँगी कि मुझसे बनता है या नहीं। सेकेंड राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, और जिस वे पे मैंने बताया है उस वे पे अटैम्प्ट आपको करना चाहिए कि क्या मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या इसमें लॉजिक हो सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बट आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज इस तरह से अटैम्प्ट करने से क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उस टाइम पे क्लियर ना हो, बट आप पेशेंटली जब क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। बट अगेन यू नो दैट 1 मार्क में आपका 1/3 नेगेटिव है, 2 मार्क में आपका 2/3 नेगेटिव है। सो यू कांट टेक रिस्क। मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनो कि रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बट आपको मैं क्या बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। बट कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, जो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप फट से 1 नंबर 2 नंबर गेन कर सकते हो, उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ। अब ये कैसे ठीक होगा, कैसे आएगा आपके में, सो यू नीड टू सॉल्व एज मच MCQ एज यू कैन, यानी जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना आपका एक्यूरेसी विल इंक्रीज, योर performance will increase, and you will make a strategy that how I can attempt a paper very very efficiently to boost my score, and consequently you will boost your rank. So इस तरह से आपको questions को अप्रोच करना है, क्योंकि सबको सब कुछ पता नहीं होता। बट क्या कर सकते हैं हम इसके लिए हम रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, वो क्लियर होगा। मैं कहती हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको कि जो बच्चा क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर करता है, जो बच्चा पूरा थ्योरी पढ़ता है, लास्ट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता है, उसके कंपैरेटिवली थ्योरी भले कम पढ़ो बट क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रिवर्स स्ट्रैटेजी चल रहा है। वो कन्वेंशनल पढ़ाई का ज़माना गया जब हम क्या करते थे, वी यूज टू स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर लिए, हो गया। नो, आज के डेट में जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे। सो इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरे चैनल पे आई कंडक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स, एंड जो सभी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च, एंड उस एक्सपीरियंस से बच्चों को क्या चाहिए होता है, स्पेसिफिकली उनके नीड्स के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ करके वर्कशॉप लेके मैं आती हूँ, जो हार्डली 5 days 3 days 2 days एज पर दी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मैं लेके आती हूँ, एंड दैट विल ओनली कॉस्ट यू, लाइक मिनिमल कॉस्ट होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव रखती हूँ, इट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। सो इफ़ यू आर विलिंग टू अटेंड, यू आर मोस्ट वेलकम। या आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड है जो इसी एरिया में है, सो डू शेयर दी चैनल एंड डू लेट देम सब्सक्राइब, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वीडियो बनाने से पहले कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। सो ये छोटा सा एफर्ट्स मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स से। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अब नेक्स्ट सेशन में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सो डू कमेंट बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।